हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास दुहन एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ऑफिस पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक रिसेंट जजमेंट जो कि है सीईटी के एग्ज़ाम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने एक सीईटी का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया था ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की पोस्ट के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हाई कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया है, जो फाइनल जजमेंट दी है, उसकी क्या मीनिंग्स हैं और ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं या फिर हम कहें कि एप्लीकेंट्स हैं वो इस केस को जीत नहीं पाए। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, चलिए शुरू करते हैं। इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़, तो इसमें जो सबसे पहली जो रिट पेटिशन थी वो आई थी आशीष कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स की तरफ से। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी पेटिशन थी वो थी नवीन कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर, और उसके बाद जो तीसरी पेटिशन थी वो थी रविंदर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। अब देखिए हुआ क्या कि जो तीनों पेटिशन थी वो सेम कोज ऑफ एक्शन को लेकर थी, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तीनों पेटिशंस को एक साथ मर्ज करके एक साथ ही तीनों को डिस्पोज ऑफ भी किया है और एक साथ ही उन पे जो फाइनल हियरिंग है वो कंडक्ट की थी। तो अब देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे केस के ब्रीफ फैक्ट्स के बारे में। तो इसमें हुआ क्या कि 5/5/2022 को जो हरियाणा स्टेट ऑफ हरियाणा है उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया था और एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जी हाँ, जिसे हम सीईटी बोल रहे हैं, ग्रुप सी एंड डी की पोस्ट के लिए अक्रॉस द स्टेट ऑफ हरियाणा बाय फॉर्मुलेटिंग ए पॉलिसी कॉल्ड पॉलिसी ऑफ रिक्रूटमेंट टू ग्रुप सी एंड डी फॉर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022। जी हाँ, और एक पॉलिसी जो है वो इसके थ्रू फॉर्म की थी। उसके बाद क्या था कि इन्होंने जो सिलेबस था फॉर द सेट टेस्ट वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसमें से क्या होगा 75% तो वेटेज होगी, वो होगी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी एंड रेलिवेंट और कंसर्न सब्जेक्ट्स, और जो 25% वेटेज थी वो थी हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, कल्चर एटसेट्रा ऑफ हरियाणा। तो अब क्या था कि जो पॉइंट नंबर 5 आया उसमें जो फैक्ट है वो था कि जो क्वेश्चन पेपर है वो होगा सीनियर सेकेंडरी और मैट्रिक के लेवल का। ठीक है, अब जो मेन जो हमारा क्लोज था वो था क्लोज 7 सब क्लोज 1, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई भी पर्सन जो कि ग्रुप सी और डी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उन्हें सबसे पहले सीईटी के लिए अप्लाई करना होगा। तो इसमें जो क्लोज है उसमें क्या कहा गया है कि एवरी एप्लीकेंट हु अपीयर्स इन द सीईटी शैल बी गिवन मार्क्स बेस्ड ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन द सीईटी एंड एप्लीकेंट ऑफ जनरल कैटेगरी शैल हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 50% मार्क्स इन सीईटी एक्सक्लूडिंग द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को हटाकर जो कि हरियाणा स्टेट ने प्रोवाइड करवा रखा है, जैसे कि अगर आपके फैमिली से कोई जॉब में नहीं है या आपकी इनकम कम है, और उन ग्राउंड्स पे जो है एक सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया प्रोवाइड किया गया है, और यही क्राइटेरिया जो है वो रिजर्व कैटेगरीज के लिए था कि उन्हें 40% मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने होंगे। उसके बाद जो सबसे जो मेन पॉइंट था वो था क्लोज 9 सब क्लोज 1 ऑफ द पॉलिसी, जिसमें कहा गया था कि पॉलिसी रिक्वायर्स दैट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द सीईटी स्कोर पोस्ट अवेलेबल फॉर रिक्रूटमेंट सेल बी एडवर्टाइज बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि भाई जो पोस्ट हैं वो एडवर्टाइज की जाएंगी अलॉन्ग विद सिलेबस, प्रोसीजर, और किस तरीके से जो स्किल या रिटन एग्जामिनेशन वो किस तरीके से वो कंडक्ट किया जाएगा, और इसी के बेसिस पे जो स्टेट गवर्नमेंट या कमीशन है वो अप्लीकेशन इन्वाइट करेगा जो लोग उस एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं। फिर इसमें जो था एक प्रोविजो था क्लोज 9 सब क्लोज 1 का, जो कि रिस्ट्रिक्ट कर देता है जोन ऑफ कंसिडरेशन एज टू हु वुड बी अलाउड टू अपीयर फॉर द स्किल और रिटन एग्जामिनेशन इन द फॉलोइंग टर्म्स। तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया कि प्रोवाइडेड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द स्किल और रिटन एग्जामिनेशन हु शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन सच एग्जाम विल बी इन द फॉलोइंग मैनर। तो सबसे पहले क्या था कि अगर आपकी पोस्ट जो है वो 30 से कम है तो आपके 5 टाइम्स को बुलाया जाएगा। अगर आपकी पोस्ट है 30 से 40 के बीच में तो 150 कैंडिडेट्स को जो है वो मेंस के लिए कॉल किया जाएगा, और उसके बाद अगर आपकी पोस्ट जो है वो 40 से ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में सिर्फ 4 टाइम्स यानी कि सिर्फ 4 गुना को ही बुलाया जाएगा। और यही वो मेन क्लोज है जिसके अगेंस्ट सभी स्टूडेंट्स, सभी कैंडिडेट्स इसके अगेंस्ट है, क्योंकि सब चाहते हैं कि सीईटी को क्वालिफाई नेचर का किया जाना चाहिए और ये 4 गुना या 5 गुना का जो क्राइटेरिया है उसे हटा दिया जाए। इसके बाद जो पेटिशनर्स हैं उन्होंने रूल 9 के क्लोज 1 ऑफ द पॉलिसी को जो है वही चैलेंज किया था, और इसके साथ में एडिशन में उन्होंने एक डायरेक्शन भी मांगी रिस्पोंडेंट के लिए कि जो जितने भी सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन ग्रुप सी एंड डी पोस्ट सबको ही क्वालिफाई किया जाए।
अब इसके बाद जो पैरा नंबर 12 था उसमें आया, इट इज़ इंटर आलिया कंटेंटेड बाय द पेटिशनर्स दैट दे आर एलिजिबल कैंडिडेट एज पर द कंडीशंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इशूड फॉर फिलिंग अप द सेड पोस्ट, बट द प्रोविजन टू क्लोज 9 क्लोज 1 जो रेस्ट्रिक्ट कर देता है जोन ऑफ कंसिडरेशन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल इज इलीगल, arbitrary and violative of the rights guaranteed under the Constitution of India and in particular Article 16 thereof। जी हाँ, जो हमारे कैंडिडेट्स थे जो कोर्ट में गए थे, या हम कहें कि उनके वकील साहब ने जो मेन कंटेंशन ली थी वो इसी क्लोज 9 के अगेंस्ट ली थी, जो इसका प्रोविज़ो था जो 4 गुना या 5 गुना का क्राइटेरिया सेट करता है, और उन्होंने आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको इसका बेस बनाया था। अब ऐसे ही जो सिमिलर प्रेयर्स थी वो CWP नंबर 24,605 और 9508 दोनों में, मतलब जो भी ये जितनी भी पेटिशंस थी सबके प्रेयर क्लोज लगभग सेम ही थे, तो इसीलिए इन सारी जो भी जितनी भी रेट पेटिशन थी सबको मर्ज किया गया था। अब इसके बाद क्या होता है कि 11/3/2023 और 20/3/2023 को 401 कैटेगरीज में 63 ग्रुप बनाकर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट की जाती है, और 15/4/2023 से 5/5/2023 तक अप्लीकेशन जो है वो इनवाइट किए जाते हैं फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन, या जिसे हम बोल सकते हैं कि मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो अब इसके बाद जो दूसरी जो कंटेंशन ली गई, एक एग्जांपल के तौर पे उन्हें समझाया गया कि अब देखिए जैसे कि सिमिलर एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन के ग्राउंड पे काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिफरेंट पोस्ट हैं जो उनको सूटेबल हैं उनमें अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे कि जो पैरा 11 था उसमें 244 पोस्ट थी, जो कि अगर उनके हम 5 टाइप कैंडिडेट्स को काउंट करेंगे तो वो 1157 जो है वो स्टूडेंट्स उनके लिए परमिट किए गए हैं। अब जैसे कि एक कैंडिडेट जो है वो डिफरेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उसका स्कोर भी अच्छा है, तो वो एक पर्सन जो है वो सेवरल पोस्ट के लिए वहाँ पे अप्लाई करेगा। तो इसका रीज़न क्या होगा कि जो पोस्ट्स हैं वो वैकेंट भी रह सकती हैं, क्योंकि उसको उनमें से वो सिर्फ एक ही जॉब को चूज़ करने वाला है, तो बाकी की बची पोस्ट्स जो हैं वो वैकेंट रह सकती हैं। और यही मेन कंटेंशन जो है इस एप्लीकेशन में या रिट पेटिशन में ली गई थी। अब इसके बाद जो आगे बात आई थी वो थी कि भाई जो ये हमारा आर्टिकल 16 क्लोज 1 है वो एक फेयर एंड रीजनेबल प्रोसेस प्रोवाइड करता है सिलेक्शन ऑफ पोस्ट के लिए, ठीक है। और ये भी कंटेंट किया गया कि ड्यू टू द सेड क्लोज ओपन एंड फेयर कंपटीशन गोट एलिमिनेटेड बाय आर्बिट्रेरीली लिमिटिंग द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन स्किल और रिटन एग्जामिनेशन टू 4 or 5 times विदाउट देयर बीइंग एनी नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट sought to be achieved and by making unreasonable classification which would not stand for the test of reasonableness। अब इसके बाद सामने आया कि भाई जो एक स्टेट है वो एक प्राइवेट बिजनेस की तरह काम नहीं कर सकता है, और उसके बाद जो पैरा नंबर 19 था उसमें भी यही सेम कंटेंशन ली गई कि भाई कुछ टेक्निकल पोस्ट हैं, कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट्स हैं, तो हम इन सबको एक साथ लेके नहीं चल सकते हैं। क्योंकि अब मान लीजिए कि एक बच्चा ऐसा है जिसकी उसके सब्जेक्ट पे कमांड है, मान लीजिए कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है आपका, भाई लॉ से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है, तो आपकी लॉ पे जो कमांड है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपका जो जनरल अवेयरनेस का, हिस्ट्री का, या फिर हम कहें मैथ और रीजनिंग का जो आपका जो पोर्सन है वो काफ़ी वीक है। तो उस सिचुएशन में अब आप क्या करेंगे? अब देखिए वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपकी मास्टरी है तो आप उसमें ही ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि जनरल अवेयरनेस है या भाई आपकी रीजनिंग है या एप्टीट्यूड है, तो उन सिचुएशंस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब कैंडिडेट ने उस चीज़ को क्वालिफाई तो कर लिया है, लेकिन अब जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग बेशक से उसको सब्जेक्ट की कितनी भी पर्टिकुलर नॉलेज है वो मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये भी एक ग्राउंड था जो कि इसकी प्ली में लिया गया था। उसके बाद जो हमारे वकील साहब थे, यानी कि कैंडिडेट्स के जो वकील थे, उन्होंने आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की भी प्ली ली। जी हाँ, उन्होंने इसमें कहा कि इट कैन नॉट ले डाउन द कंडीशंस रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट फॉर एडवर्टाइज ग्रुप सी पोस्ट सिंस देयर वर सेपरेट रूल्स गवर्निंग द सेम विच आर फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात इसमें जो है वो भी साथ में ली गई। अब बात करते हैं स्टेट की। स्टेट ने अपने रिप्लाई में क्या क्या कहा था। तो देखिए, स्टेट ने सबसे पहले कहा जो मेन ऑब्जेक्टिव था रिक्रूटमेंट का वो था टू इंडक्ट द मेरिटोरियस कैंडिडेट्स इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड दैट टू विदाउट एनी डिले, यानी कि बिना लेट किए वो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द जॉब देना चाहते थे, और जल्द से जल्द इस प्रोसेस को जो कि है रिक्रूटमेंट को लेकर उसे जल्द से जल्द वो ख़त्म करना चाहते थे ताकि जल्द से जल्द बच्चों को नौकरी दी जा सके।
इसके बाद जो सिलेक्शन क्राइटेरिया फिक्स करने की बात है वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के या सिलेक्टिंग अथॉरिटी के डोमेन में है और इसको अल्टर नहीं किया जा सकता एक सर्टेन कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट पे विद द इंटेंशन टू डिले द रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस कैंडिडेट्स। अब उन्होंने बताया कि अप्रोक्सीमेट 7,73,000 कैंडिडेट्स जो हैं इंक्लूडिंग बोथ द पेटिशनर्स वो CET के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, जो कि था ग्रुप C की पोस्ट के लिए और कंडक्ट किया गया था 5/11/2022 से 6/11/2022 तक। उसके बाद 10/1/2023 को जो आंसरिंग रिस्पोंडेंट यानी कि जो कमीशन है उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया 7,73,000 कैंडिडेट्स का, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 2,92,000 कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। अब उसके बाद CET पॉलिसी वाज नोटिफाइड, जो ये पॉलिसी आई थी 5/5/2022 को नोटिफाई की गई थी और जिस टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए थे CET प्री के लिए जिसको हम क्वालिफाइंग एग्ज़ाम बोल रहे हैं, उस टाइम पे सबको पता था कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 4 टाइम या 5 टाइम अगेंस्ट द पोस्ट होने वाला है। तो उस टाइम पे ये प्ली जो स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से क्यों नहीं ली गई। अब इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वेरियस रूलिंग्स का भी इस केस में जो है सहारा लिया। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से सहारा लेने के बाद उन्होंने जो 5 नंबर पहरा आया है उनका, उसमें बताया कि 11,22,000 अप्रोक्सीमेट कैंडिडेट्स ने इस जॉब के लिए यानी कि CET एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनमें से अपीयर नहीं हुए थे सारे के सारे। उसके बाद जो प्रोविजंस ऑफ पॉलिसी के फॉर रिक्रूटमेंट टू ग्रुप C and D पोस्ट 2022 के अकॉर्डिंग आर इन कॉन्सोनेंस विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड बाय द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन बॉडीज इंक्लूडिंग द UPSC विच हैज़ बिन अपहेल्ड बाय द एपेक्स कोर्ट। फिर से यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात की गई। अब उसके बाद कहा गया कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मिनिमम मार्क्स जो है एडमिशन के लिए स्किल टेस्ट या रिटन टेस्ट के लिए वो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है लेकिन वो किसी वजह से फेलियर हो गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी में वो चीज़ थी। इसके बाद क्या था, पैरा नंबर 8 आया था। उसके बाद फिर जो आगे बात की गई थी जो पेटिशन थी उनको रिजॉइन किया गया। अब उसके बाद आती है मेन बात। अब इसमें क्या है कि इट इज़ कंटेंडेड दैट फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रिक्रूटमेंट टू बी कंडक्टेड एंड द रिक्वायरमेंट्स वुड बी डिफरेंट, दो ये इस बारे में बताया गया। अब इसके बाद बात आई कंसिडरेशन बाय द कोर्ट, यानी कि कोर्ट ने किन किन पॉइंट को कंसीडर किया। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे कोर्ट बात करता है कि जो HSSC है उन्होंने एक नोटिस इशू किया था 29/4/2022 को और अप्लीकेशन इनवाइट की थी। 11,22,000 जो अप्लीकेशन आई थी, 7,73,000 ने एग्ज़ाम दिया और 2,92,000 जो है उसमें से क्वालिफाई हुए। अब बात आई क्लोज 9 सब क्लोज 1 की, जो कि था 5/5/2022 की पॉलिसी का। तो जो एडवर्टाइजमेंट है वो दिखाती है कि जो कमीशन है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ने 378 कैटेगरीज में 58 ग्रुप तैयार किए जो कि थे पोस्ट्स के रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद हर एक जो भी पोस्ट है 58 ग्रुप्स की, सबके लिए कॉमन रिटन एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाना है। इट वॉज डायरेक्टेड दैट एवरी कैंडिडेट shall fill his or options for the post as per his her choice and allocation of a candidate against a post shall depend on his or her choice for the post as well as his her merit। उसके बाद बात आई प्रोविज़ो की, जो कि एक मेन चीज़ थी। तो उसमें जो बात आई है कि 2 क्वेश्चन फॉर कंसिडरेशन है कि कोर्ट ने क्या पॉइंट सबसे मेन जो है वो नोट किया, इसको हम इशू भी बोलते हैं। वो था वेदर रिस्ट्रिक्टिंग द जोन ऑफ कंसिडरेशन एज मेंशन्ड इन द प्रोविज़ो to the above clause violates Article 14 of the Constitution of India or any other legal principle। यानी कि जो ये एक लिमिटेशन लगाई गई थी 4 टाइम्स और 5 टाइम्स की, क्या ये हमारे आर्टिकल 14 को या किसी अदर लीगल प्रिंसिपल को वॉयलेट करती है। अब कोर्ट को बस यही चीज़ इसमें ऑब्जर्व करनी थी। तो देखिए तो कोर्ट ने क्या कहा कि वी सेल फर्स्ट डील विद द कंटेंशन दैट सच प्रोसीजर ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग नॉट हैविंग बीन प्रोवाइडेड इन द रूल्स मेड अंडर आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन क्वेश्चन बाय द रिस्पोंडेंट्स इट इज़ नॉट परमिसिबल टू डू शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है। इसके बाद फिर आगे कोर्ट ने कहा कि जो ये इशू है ये फेल करता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस में आया था जो कि था MP पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस नवनीत कुमार पोटदार एंड अनदर। तो देखिए इस केस में हुआ क्या था कि एक लेबर कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज जो है एडवर्टाइज़ की गई। उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वो लगाया था 5 साल की प्रैक्टिस का। अब इसमें हुआ क्या कि 5 साल की प्रैक्टिस के क्राइटेरिया में बहुत सारे मल्टीपल जो कैंडिडेट थे उन्होंने इस चीज़ में अप्लाई कर दिया। तो कमीशन ने बाद में इसे चेंज करके 7.5 साल यानी कि 7.5 साल की जो प्रैक्टिस का क्राइटेरिया है वो यहाँ पे
सेट कर दिया। अब उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया जो सिलेक्शन कमेटी है वो स्टूडेंट्स को एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ऐसा बिल्कुल कर सकती है। उसके बाद एक और केस के बारे में कंटेंशन ली गई, उसके बाद फिर एक और केस आया यूनियन ऑफ इंडिया अदर वर्सेस टी सुंदरम एंड अदर्स। तो इस केस में क्या हुआ कि यूपीएससी ने 3 पोस्ट के लिए जो कि थे असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दी, एडवर्टाइजमेंट निकाल दी और 3 साल के एक एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया सेट कर दिया। लेकिन उन पोस्ट के अगेंस्ट जो एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आए तो उन्हें सबके इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं लगा और उन्होंने एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो है इसके सामने रख दिया। अब इस चीज़ से क्या हुआ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो इंटरव्यू प्रोसेस में नहीं जा सके और उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया और वहाँ पर उन्होंने केस जीत लिया। लेकिन उसके बाद जो केस है वो कमीशन सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन को ग्राउंड बनाकर उसे जजमेंट को बेस बनाकर स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में जजमेंट दी और बोल दिया कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फास्ट करने के लिए बिल्कुल ही ऐसा कर सकती है कि वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो है वो बाद में उसमें लेके आ सके। अब उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे जो केसेस हैं, लीडिंग केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या अपेक्स कोर्ट के, वो इस जो है हमारे केस में उनको बेस बनाया गया और जजमेंट दी गई। उसके बाद केस आया था सत्यदेव भागोर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो तब तक पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं करेगा या कोई भी ऑनरेबल कोर्ट है वो पॉलिसी में तब तक इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक कि वो पल्पेबली डिस्क्रिमिनेटरी एंड आर्बिट्रेरी ना हो। अब आर्बिट्रेरी क्या होगा कि जब जो एक फेयर प्रोसेस ऑफ लॉ को जो है यूज़ ना किया गया हो। अब इसके बाद जो हमारी पॉलिसी थी 5/5/2022 की, ठीक है, उसमें निकाल दिया था गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए ग्रुप सी एंड पोस्ट, ग्रुप डी पोस्ट के लिए कुछ एक्सेप्शंस के साथ। अब कोर्ट ने कहा कि हम एग्री करते हैं कि जो कंसिडरेशन ऑफ कैंडिडेट्स की वो हु हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम मार्क्स इन सीईटी फॉर द स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट वुड हैव द इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिंग द पॉलिसी। तो हमारे ओपिनियन में जो क्लोज है पॉलिसी जो प्रोवाइड करता है शॉर्ट लिस्टिंग, वो इन ट्यून विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडक्टिंग मेरिटोरियस कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट जॉब्स, और जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो कि मेरिटोरियस तो है लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं उनको रोकने के लिए है। उसके बाद कहा कि जो पेटिशनर के जो काउंसिल है उन्होंने ये भी प्लीड किया कि जो सीईटी टेस्टिंग थी वो एक आर्बिट्रेरी है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और केस लॉ को बेस बनाया गया जो कि था यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस सीडी गोविंदा राव। उसके बाद फिर से केस को बेस बनाया गया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन सारे केसेस में ऐसी ही बार बार जो जजमेंट्स थी उनको हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने इस जजमेंट का बेस जो है वो तैयार किया। और उसके बाद फाइनली हमारे जो सीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो वर्डिक्ट था उसमें बोल दिया कि जो कमीशन है वो अपने आप में एक एक्सपर्ट बॉडी है और वो कॉम्पिटेंट है ये डिसाइड करने के लिए जो स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कि भाई किस प्रकार से उनको जो क्वालिफाइंग टेस्ट है वो कंडक्ट करवाना है, ताकि जो सब्जेक्ट की जो नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज स्टूडेंट्स को है या नहीं है। और ऐसे बोलते हुए पहले हाई कोर्ट ने जो रिट पेटिशंस हैं उनको डिसमिस कर दिया। अब ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।